मिरहा, तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी रहोगी। तुम्हें छूने का, प्यार करने का और अपने सांसों से ज़्यादा करीब करने का हक सिर्फ एसीपी शामिर मलिक को है। खुद को संभाल के रखना सिर्फ मेरे लिए और उस शाहजेब भाई से दूर रहना, क्योंकि जितना मैं अपने तजर्बे से देख सका हूँ, उसकी नज़र में कुछ तो ऐसा था जो मेरे दिल में चुभ रहा था। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई भी आपकी तरफ नज़रें उठाकर देखे। तुम मेरी हो और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने घर ले आऊँगा और तुम्हें अपनी निगाहों में इस तरह से छुपा लूँगा कि कोई तुमको देख भी नहीं सकेगा। तब तक तुम खुद को मेरी अमानत समझकर अपनी हिफाजत करना। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर तक मामा आ जाएंगी तो तुम भी चेंज करके नीचे आ जाना। और हाँ, अपने इस वाली गाल को ज़रा दुपट्टे से ढांप कर रखिएगा। शाहमीर ने इसके राइट साइड वाली गाल को हाथ से टच करते हुए कहा, पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। मेरे इतने से टच करने से तुम्हारी नाजुक गाल पर निशान पड़ गए। मुझे तो लगता है जब जब मैं तुम्हारे करीब आकर तुमसे प्यार करूँगा, उसके बाद 15 दिन तक तुम कमरे से बाहर निकलने के काबिल नहीं रहोगी और ना ही किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक रहोगी। गुड बाय मेरी नाजुक मिजाज बीबी। वो मिरहा की गाल को चूमते हुए हंसता हुआ रूम का गेट खोलकर बाहर जाने लगा था। ओके बीबी, रात को मेरे फ़ोन का वेट करना और मेरी पहली बेल पर फ़ोन उठा लेना, ये मेरा हुक्म है। और मेरा हुक्म रद्द करने की सूरत में बतौर सज़ा आपकी रुखसती करवा के मैं ले आऊँगा, ये हमेशा याद रखना। मिरहा ने शामिर की धमकी पर डरते डरते हाँ में सर को हिला दिया था। शामिर अब मिरहा से हर बात मनवाने के लिए रुमान शाह को मारने की धमकी नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि मिरहा अपने भाई से बहुत प्यार करती है और जब वो उसके भाई की जान की धमकी देता है तो मिरहा बहुत डर जाती है। और शामिर मिरहा को डराना नहीं चाहता था, ना ही उसे कोई तकलीफ देना चाहता था। इसलिए उसने अब से उसे रुखसती की धमकी देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मिरहा रुखसती का सुनकर भी डर जाती थी। शामिर के जाने के बाद मिरहा अपने गाल को ड्रेसिंग मिरर में देख रही थी, जिस पर शामिर की दाढ़ी के रगड़ने से लाल रश पड़ गए थे। हालांकि बेचारे ने बहुत आराम और मोहब्बत के साथ अपने गाल को मिरहा के गाल से रगड़ा था। कुछ देर बाद मिरहा ड्रेस चेंज करके नीचे आई। रुमान शाह ने गुस्से वाली नज़रों से मिरहा की जानिब देखा था। मिरहा ने अपने भाई से डर कर नीचे आंखें झुका ली थी। रुमान शाह पता नहीं कैसे अपने माँ के दबाव में आकर चुप बैठा हुआ था। रुमान शाह ने इशारे से मिरहा को अपने पास बुलाया था। मिरहा डरते हुए छोटे छोटे कदम लेकर अपने भाई के पास गई। रुमान शाह ने इशारे से उसे बैठने को कहा था। कहाँ थी तुम? भाई, मेरे ड्रेस पर सालन गिर गया था, मैं वो वॉश कर रही थी। इतना टाइम लगता है ड्रेस को वॉश करने में? वो आहिस्ता आवाज़ में मिरहा को डांट रहा था और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके चेहरे के जाविये को कोई समझ ना सके। मगर रुमान शाह का गुस्सा जितना भी छुपा लेता, उसके चेहरे से नजर आ रहा था कि वो गुस्से वाली बात मिरहा से कर रहा है। मिरहा नज़रों को झुकाए हुए चुपचाप अपने भाई की डांट सुन रही थी। थोड़ा दूर मेहमानों के पास खड़ा शामिर ये मंजर देखकर मुस्कुरा रहा था। रुमान शाह, तुम्हारे साथ लाख इख्तलाफात सही, मगर तुम्हारी इस गैरतमंदी को एसीपी दिल से सल्यूट करता है। शामिर अपने दिल में ये सोचकर मुस्कुरा रहा था। खाना खाने के बाद अब मिरहा की रुखसती का वक्त आ गया था। रुखसती के वक्त मीरब माँ के गले लगकर बहुत जोर से रो रही थी। मलिक ज़ुबैर की आंखें भी अपनी बेटी की रुखसती पर चलक उठी थीं। मीरब अपनी माँ और बाप के गले लगकर बहुत रोई थी। अब वो अपने भाई के गले लगे हुए रोई जा रही थी। शामिर के गले लगी हुई मीरब को रोता देखकर रुमान शाह का दिल कर रहा था वो जाकर कहे कि चुप कर जाओ, अभी तो मैंने तुम्हें सारी ज़िंदगी रुलाना है, तो इसलिए यहाँ पर आंसू मत ज़ाया करो। शामिर ने अपनी बहन के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए उसे सुखी रहने की दुआएं दी थी। इसे रुमान शाह के साथ गाड़ी में बिठा दिया था। बहन जी, प्लीज़ मेरी बेटी का ख्याल रखना। उसने बचपने में जो भी कदम उठाया उसे माफ़ कर दीजिएगा, मगर ये सच है कि वो आपके बेटे से बहुत प्यार करती है। मीरब की माँ रुमान शाह की माँ से बहुत आहिस्ता आवाज़ में साइड पर ले जाकर कह रही थी। बहन जी, आप परेशान मत हों। मीरब अब से आपकी नहीं, मेरी बेटी है। मैं इसे कभी भी किसी किस्म का भी दुख नहीं होने दूंगी। इसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। जैसे मिरहा मेरी बेटी है, वैसे मीरब भी मेरी बेटी है। रुमान शाह की माँ मीरब की माँ को तसल्ली देकर मीरब को रुखसत करवा कर गाड़ी में बिठाकर खुद भी साथ आकर बैठ गई। उसे मीरब की ज़िंदगी का अब से मीरब की ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा था। रुमान शाह के साथ आज के बाद वो मीरब मलिक की ज़िंदगी छोड़कर मीरब रुमान शाह बनकर रुमान शाह के असूलों पर ज़िंदगी जिएगी। रुमान शाह के पूरे कमरे को उसकी माँ ने गुलाब की असल फूलों से डेकोरेट करवाया था। दरवाजे से लेकर बेड तक गुलाब की पत्तियों से रास्ता सजाया गया। ऑफ वाइट सिल्क की इम्पोर्टेड बेडशीट बेड पर बिछाई हुई थी और इस पर रेड गुलाब की पत्तियों से हार्ट बनाया हुआ था। इसके अंदर चंबेली के फूलों से रुमान शाह और मीरब का नाम लिखा हुआ था। बेड की चारों तरफ गुलाब के फूलों की लड़ियां लटक रही थी। पूरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। मीरब को मिरहा और रुमान शाह की माँ ने रूम में ले आई और बेड पर बिठा दिया। उसके लहंगे को बेड पर चारों तरफ फैला दिया। मीरब अपना लहंगा फैलाए हुए बैठी इस वक्त बहुत खूबसूरत शहजादी लग रही थी। रेड कलर के गुलाब के फूलों के दरमियान मीरब का स्किन कलर का लहंगा बहुत खेल रहा था। सर पर रेड कलर के दुपट्टे से किया गया घूंघट उसे सच में खूबसूरत शहजादी का रूप दिए हुए था। मिरहा, तुम कुछ देर मीरब के पास बैठो और बातें करो।
मेरी बेटी बॉर्न नहीं होनी चाहिए। मैं रुमान से ज़रा ज़रूरी बात कर लूँ। रुमान शाह की माँ ने मीरब के माथे पर एक माँ की तरह चूमते हुए इस बात का यकीन दिलाया कि घर उसका और उसे यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मिरहा और मीरब को रूम में बातें करता हुआ छोड़कर रुमान शाह की माँ रूम से बाहर आ गई। बाहर अहमर और डॉक्टर शाहजेब की फैमिलीज मौजूद थीं। शाहजेब की फैमिली में सिर्फ उसके अम्मी अब्बू थे। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। और अहमर की फैमिली में उसकी माँ और एक बहन थी। बाप का बचपन में इंतकाल हो गया था। बहन शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे और वो लाहौर में सेटल थी, इसलिए अहमर अपनी माँ के साथ आया था। डॉक्टर शाहजेब अपने अम्मी अब्बू दोनों के साथ लाया हुआ था। रुमान शाह भी इस वक्त अहमर और शाहजेब के साथ बैठा गप्पे मार रहा था। उन तीनों में इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई थी कि अहमर अब वापस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहता। उसके कहने के मुताबिक अब वो ठीक था, मगर डॉक्टर शाहजेब और रुमान शाह उसे इस शर्त पर हॉस्पिटल से लेकर आए थे कि वह रुखसती के बाद वापस हॉस्पिटल में ही एडमिट होगा, क्योंकि अभी अहमर का इलाज मुकम्मल नहीं हुआ था। अभी उसे और 2 महीने तक इलाज की ज़रूरत थी। रुमान शाह ने उसे उसकी शर्त याद दिलाई थी कि उसने कहा था कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपना इलाज करवाएगा और फिर रुमान शाह बदले में उसे उसकी मोहब्बत अरीशा को लाकर देगा। आखिरकार काफ़ी बहस के बाद रुमान शाह और डॉक्टर शाहजेब ने अहमर को अपनी बात पर आमादा कर लिया था। अब अहमर यहाँ से सीधा डॉक्टर शाहजेब के साथ हॉस्पिटल जाएगा और दोनों के माँ बाप अपने अपने घर जाएंगे। ये फासला तय पाया था। रुमान शाह की माँ ने बहुत अच्छे तरीके से मेहमानों को रुखसत किया और अब वो रुमान शाह को अपने साथ लेकर रूम में आ गए थे। क्योंकि बाहर घर के मुलाजिम मौजूद थे, इसलिए वो अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहती थी। रुमान बेटा, मैंने मीरब की माँ से वादा किया है कि मैं मीरब को अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। जिस तरह से मैं मीरा को कोई तकलीफ़ नहीं होने देती, इसी तरह मैं मीरब को भी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। अम्मी जान, आप मुद्दे की बात पर आएँ, आप मुझसे क्या चाहती हैं? रुमान शाह को कुछ अंदाज़ा था कि उसकी माँ उससे क्या कहने वाली है, और रुमान शाह अपनी माँ के नरम दिल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ था। रुमान बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये वादा पूरा हो। तो अम्मी जान, मैंने कब मना किया है? आप मीरब को अपनी बेटी बनाएं ना। आप उसको बेटी बनाएं, उस पर अपनी मोहब्बतें निछावर करें, मैं आपको मना नहीं करूँगा। रुमान बेटा, तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, इसलिए मेरी बात को मत पढ़ लो। अम्मी जान, आप मुझसे क्या तवक्का करती हैं? मैं एक उस लड़की पर अपनी मोहब्बतें निछावर करूँ? तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि वो लड़की ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई है और रुमान शाह अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल होने वाले लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। रुमान, वो लड़की अल्लाह की मर्ज़ी से तुम्हारे नसीब में लिखी गई है, इसलिए वो तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हुई है। अल्लाह की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि वो लड़की ज़बरदस्ती तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होकर तुम्हारे साथ बन सकती है? अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता। रुमान, अल्लाह ताला के फ़ैसले को खुशी खुशी कबूल करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कब तक गुजरे वक्त की तलखियों को याद करके अपने अंदर नासूर बना कर रखोगे? अम्मी जान, प्लीज़, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि गुजरे हुए वक्त को मुझे याद मत दिलाया करें। रुमान, कैसे ना याद दिलाऊं? आज भी तुम वहीं पर खड़े हो। तुम आगे बढ़ो तो मैं तुम्हें वो वक्त याद ना दिलाऊं। तुमने अपनी ज़िंदगी को उसी घड़ी में कैद करके बंद कर दिया है। अम्मी जान, ऐसा आपको लगता है, मैं उस घड़ी में कैद नहीं हूँ। मैं बहुत आगे निकल आया हूँ और अब मैं पीछे पलट कर देखना भी नहीं चाहता। मगर आप मुझे बार बार मेरे माजी में ले जाकर मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि मैं किस कदर कमज़ोर शख्स था। रुमान बेटा, से तुम्हें लगता है कि तुम बहुत आगे निकल आए हो। एक माँ की नज़र से देखोगे तो आज भी तुम वहीं पर खड़े हो, और अगर तुम आगे निकल आए हो तो फिर साबित करो। ये मौका है तुम्हारे पास, जाओ और खुले दिल से मीरब को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। तो मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी भी तुम्हारे कल याद नहीं दिलाऊंगी। मैं मान लूँगी कि मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। तो अम्मी जान, सीधा कहें ना कि आप उस लड़की की हिमायत में खड़ी होकर अपने बेटे को इमोशनल कर रही हैं। रुमान, वो बहुत प्यारी बच्ची है। उसने ऐसी भी क्या गलती कर दी? बस तुमसे बहुत प्यार करती है और एज में बहुत छोटी है, इसलिए उसने बेवकूफ़ी की और ख़ुदकुशी वाली हरकत कर ली। उसके सिवा तो उसमें कोई ऐब नहीं। खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती है। तो फिर तुम क्यों उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के तैयार नहीं हो? रुमान, तुम्हें मेरी कसम, अगर मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊंगी और मैं ये समझूंगी कि तुम्हारे दिल में अपनी माँ की कोई अहमियत नहीं है। बहुत अच्छी बात है अम्मी जान, आप अपनी हर बात इसी तरह मुझे इमोशनल करके मनवा लिया करें। रुमान शाह के पास भी ऑप्शन छोड़ दिया करें प्लीज़। और ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वह वैसे ही करूँगा। वो मुंह में बड़बड़ाता हुआ बड़े बड़े कदम लेकर अपने रूम की तरफ चल दिया था। ये सब उसने अपनी माँ का दिल रखने के लिए कहा था। उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था, अगर वो अपनी माँ को दिखा देता तो उसकी माँ को तो बेचारी को अटैक ही आ जाना था। दिसंबर की सर्दी की रातें थी और ठंडक बहुत ज़्यादा थी। ऊपर से बाहर बारिश ने माहौल को और भी ठंडा कर रखा था। रुमान शाह रूम में दाखिल हुआ तो मीरब और मिरहा की किसी बात पर हंसी की आवाज़ आ रही थी। मिरहा बेटा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, बहुत रात हो गई है।
जी भाई। मीरा अपने भाई का गुस्से वाला चेहरा देखकर 1 मिनट से पहले वहां से 9 तो 11 हुई। मीरब, अल्लाह तुम्हारी मेरे भाई के कहर से मदद फरमाए। मीरा दिल में मीरब के लिए दुआएं करते हुए बड़े बड़े कदम उठाते हुए अपने रूम में चली गई। तो मेरे बेड पर बैठी हुई क्या कर रही हो? रुमान शाह ने आते ही मीरब पर कहर बरसाती नजरें डालकर कहा था। मीरब ने रुमान शाह से कोई ज़्यादा तवक्कुआत तो नहीं लगाई थी, मगर बेचारे ने ऐसा भी नहीं सोचा था कि रुमान शाह इसका इस्तकबाल इस तरह करेगा। मेरे बेड से नीचे उतरो, बहरी हो गई हो? तुमसे बात कर रहा हूँ। मीरब रुमान शाह के गुस्से से डरती हुई जल्दी से बेड से नीचे उतर के खड़ी होगी। मीरब को इस तरह के गुस्से वाली आवाज़ सुनने की आदत कहाँ थी? उसे तो हमेशा घर वालों ने अपने पलकों पर बिठा कर रखा था, फिर चाहे उसकी माँ हो, उसके पापा या उसका भाई शामिल। सब पर चिल्लाना और गुस्सा करना तो मीरब अपना फर्ज समझती थी। ऐसे क्या देख रही हो? दफा हो जाओ मेरे कमरे से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहता थी। एक तो रोमांशा को पहले ही मीरब से कोई हमदर्दी नहीं थी, ऊपर से उसकी माँ की बातों ने उसका दिमाग और ख़राब कर दिया था। रोमांशा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उनकी बहुत इज्जत करता था, इसलिए माँ के सामने तो उसकी बोलने की हिम्मत नहीं थी। अब सारा कहर मीरब पर ढा रहा था वो। शाम में कहाँ जाऊँगी? ये मेरा भी कमरा है। मीरब ने डरते डरते आहिस्ता सी आवाज़ में मिनमिनाते हुए कहा। कहाँ पूरे घर में गरजने वाली मीरब की आवाज़ इस वक्त रुमान शाह के सामने बोलने से भी कासिर थी। अपनी बकवास बंद करो। ये कमरा तुम्हारे बाप ने मुझे बनवा कर नहीं दिया, जो इस पर तुम्हारा भी हक होगा। ये कमरा मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा हक है, और मेरी किसी भी चीज़ पर तुम्हारा कोई हक नहीं, समझी तुम? रुमान शाह ने उसके जबड़े को अपने हाथ से ज़ोर से पकड़ा हुआ था। मीरब बेचारी को तो ऐसे लग रहा था कि आज शादी की पहली रात बेचारी के जबड़े ने टूट ही जाना है। अब जल्दी से दफ़ा हो जाओ। शाम में कहाँ जाऊँ? कहीं भी चली जाओ, बस मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मीरब दरवाज़ा खोलकर रूम से बाहर जाने लगी थी कि रुमान शाह की गर्जदार आवाज़ ने उसे वहीं पर रुक दिया। आज से अपना दिमाग लड़ाना बंद कर दो। तुम्हें रूम से बाहर जाने को किसी ने कहा है? असल में रुमान शाह मीरब को अपनी नज़रों से दूर तो करना चाहता था, मगर मीरब को कमरे से बाहर निकाल कर अपने माँ के गुस्से और परेशानी को दावत नहीं देना चाहता था। शाह ने खुद ही तो कहा कि मैं आपकी नज़रों से दूर हो जाऊँ, तो अगर रूम से बाहर नहीं जाऊँगी तो आप ही बताएं मैं कहाँ जाऊँ? प्यार मोहब्बत के घटिया कामों में तो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है, और तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि किसी मर्द को अपने सामने कैसे झुकाना है। ये खुदकुशी वाला आइडिया भी मैंने तुम्हें नहीं दिया था। जब ऐसे नायाब आइडिया तुम्हारे दिमाग में खुद से आ जाते हैं तो फिर दिमाग लड़ाओगे तो समझ में आ जाएगा मेरी नज़रों से दूर इसी कमरे में तुम कैसे रह सकते हो। बाहर मेरी माँ मौजूद है और उसके सामने इस कमरे की कोई बात नहीं जानी चाहिए, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, और तुम्हारे लिए तो मैं वैसे भी बहुत बुरा साबित होने वाला हूँ। और मेरी माँ के सामने हमारे बीच में होने वाली कोई भी बात अगर तुमने की तो मैं उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा बुरा साबित होऊंगा तुम्हारे लिए। मैं आपकी अम्मी के सामने कोई बात नहीं करूँगी, मगर आप मुझे बता दें प्लीज़ मैं कहाँ जाऊँ? शाह, बाहर बहुत बारिश हो रही है। रुमान शाह ने अपनी आंख का इशारा रूम से बाहर बालकनी की तरफ किया था। तो मैं क्या करूं? शाह प्लीज़ मेरे अपने अंतलजाइया नज़रों से रुमान शाह की तरफ देखते हुए कहा था। क्या? रुमान शाह ने एटीट्यूड से आईब्रो को उठाकर कहा। शाह, बाहर बहुत सर्दी है। तो फिर मैं क्या करूं? शाह, मेरी गलती क्या है? अपने आप से पूछो। शाह, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर जाओ सारी रात भीगो बारिश में और अपने प्यार को साबित करो। शाह, मेरे हाथों पर जख्म है, वो बारिश के पानी से ख़राब हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मर ही जाओगी, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? शाह, मैं मरना नहीं चाहती, आपके साथ जीना चाहती हूँ। पहले मेरे लिए मर कर तो दिखाओ। वो तंजिया नज़रों से उसे देखता हुआ बेड पर सीधा लेटा था। वो अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखे हुए था। मैंने कहा रूम से दफ़ा हो जाओ, इससे ज़्यादा मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो मीरब, वो चीखा था। रुमान शाह के गुस्से से डरकर मीरब अपने लहंगे को दोनों हाथों से पकड़ती हुई बड़े बड़े कदम उठाकर बालकनी की तरफ चली गई। रुमान शाह के डर से मीरब का लहंगा उसके पाँव में फंस गया और वो मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई। अचानक ज़ोर से ज़मीन पर गिरने से मीरब के मुंह से चीख निकल गई। अभी तो शुरुआत है मेरा बेबी, तुम तो अभी से मुंह का बल गिरने लगी हो। रुमान शाह बेड पर लेटा हुआ बहुत तंजिया अंदाज से मीरब की जानब देख कर बोल रहा था। कोई बात नहीं शाह, आप चाहे जितनी मर्जी मुझ पर जुल्म कर लें, मेरा प्यार आपके लिए कम नहीं होगा। वो रोते हुए अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को साफ करते हुए उठकर खड़ी हो गई। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? रुमान शाह ने तंज करते हुए मीरब की जानब देखकर ये शेर बोला था। मीरब जी, इतना आसान नहीं है रुमान शाह के जुल्म को बर्दाश्त करना। तुम मुझसे प्यार कम ना होने का दावा कर रही हो। रुमान शाह तुम्हें इतना मजबूर कर देगा कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करोगी और पछताओगे उस वक्त को जब तुमने रुमान शाह से मोहब्बत करने की जुर्रत की थी। अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन लगेगा तुम्हें वो, जिस दिन तुमने पहली मुलाकात मुझसे हुई थी। ठीक है शाह, आप मुझ पर अपने जुल्म की हद कर देना, मैं आपसे अपने प्यार की इंतहा कर दूंगी। बेवकूफ़ लड़की, रुमान शाह आग का नाम है, जितना करीब आओगे जल जाओगे। रुमान शाह ने मीरब के जबड़े को अपने हाथ से ज़ोर से पकड़ा हुआ था।
اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی میرب، جس پر کبھی کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی تھی، اس کے جبڑے کو جب رومان شاہ نے اپنے سخت ہاتھ سے پورے زور سے پکڑا تو تکلیف سے میرب کی آنکھوں سے آنسو کی ندیاں بہنے لگیں۔ شاہ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میرب اپنی زخمی کلائیوں والے ہاتھ سے رومان شاہ کا ہاتھ اپنے جبڑے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ درد دینے کے لیے تو تمہیں رخصت کروا کے لایا ہوں، ورنہ کون سا رومان شاہ تمہاری محبت میں مرا جا رہا تھا۔ رومان شاہ نے میرب کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جھٹکے سے اس کے منہ کو چھوڑا تھا۔ میرب کی دونوں کلائیوں پر ابھی تک ڈریسنگ کی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، کیونکہ ابھی اس کے زخم تازہ تھے۔ میرب روتے ہوئے بالکنی کا گیٹ کھول کر باہر آ گئی۔ باہر بہت زور و شور سے بارش جاری تھی۔ دسمبر کی سردی تھی اور ساتھ میں تیز چلتی ہوئی ہوائیں سردی کی شدت کو اور بڑھا رہی تھیں۔ باہر ایسی کوئی چیز نہیں پڑی تھی جس پر میرب بیٹھ سکتی، اور بارش میں بھیگنے کی وجہ سے میرب کو اور بھی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس کا پورا بدن کانپنے لگا تھا۔ گیلے بدن پر جب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پڑتا تو میرب کے ہونٹ کپکپانے لگتے تھے۔ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے کانپتی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ میرب کی ماں سردیوں میں میرب کا بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی میرب کو بہت جلد ٹھنڈ لگ جایا کرتی تھی۔ اگر آج میرب کی ماں اپنی لاڈلی بیٹی کو یوں دسمبر کی رات میں یوں باہر لاوارثوں کی طرح بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھتی تو اس کی ماں کی تو جان ہی نکل جاتی۔ میرب کافی دیر تک اپنے کانپتے وجود کو دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہی تھی، مگر اس کے بعد اس کا جسم سن ہونے لگا تھا۔ اسے امید تھی کہ رومان شاہ کو اس پر ترس آ جائے گا اور وہ میرب کو اندر بلا لے گا، مگر اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ رومان شاہ پتھر دل انسان ہے، وہ اس کی نازک سی جان پر رحم نہیں کھائے گا۔ میرب کا جسم سردی کی شدت سے سن ہونے لگا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنا سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی کو پیار کرنا اور چاہنے کی اتنی بڑی سزا ہوتی ہے۔ وہ اپنے کانپتے ہونٹوں سے اور بند آنکھوں سے اپنی محبت سے مجبور ہو کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی، شاہ، میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں، آپ ہر روز بھی اگر مجھے اسی طرح ٹھنڈ اور بارش میں بھگو دیں گے تو میں اب تک نہیں کروں گی۔ شاہ، میرب کو اپنی محبت کی قسم کہ اگر میں نے آپ کو اپنی محبت سے اتنا مجبور نہیں کر دیا کہ آپ کو میرب کے بنا سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ میرب اس وقت ٹھنڈر سے مرے جا رہی تھی، اور اسی تکلیف میں وہ اپنے دل سے عہد کر رہی تھی کہ وہ رومان شاہ کے دل میں اپنی محبت کو اجاگر کر کے رہے گی۔ رومان شاہ، میرب نے آج تک اپنی زندگی میں جس چیز کو چاہا اسے حاصل کیا، اسی لیے شاید میرے اللہ نے آپ کو بھی میرا نصیب بنا دیا۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں شاہ، مگر آپ میرب کے ہیں اور میرب آپ کی ہے۔ میرے دل میں تو آپ کی محبت کا سمندر ٹھاٹھما رہا ہے، اور میرا وعدہ ہے کہ ایک دن میں آپ کے پتھر دل کو اپنی محبت سے اتنا موم بنا دوں گی کہ آپ کے دل میں بھی میری محبت کی ندیاں بہنے لگیں گی۔ میرب کا جسم اب درد سے ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔